मेरे साथ एक और खास राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, अनुराग ठाकुर बीजेपी से। अनुराग, इस चीज को लेकर अभी भी यहां बहस जारी है कि क्या हम इसे मोदी लहर कहें या ना कहें, क्योंकि झारखंड में देखिए अब बीजेपी का जो गठबंधन है वो 41 सीटों से 3 सीटें नीचे चला गया है। देखिए, दो बातें तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहले तो दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। आप कुल वोट शेयर देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सीटें कम नहीं हुई बल्कि दुगनी से ज़्यादा हुई हैं। चाहे झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। झारखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम रोल होगा। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के पक्ष में सुशासन और विकास की राजनीति पर किस तरह दोनों राज्यों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया। ठीक है, हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए हैं एक अहम खबर के साथ कि बीजेपी किसके साथ जाएगी, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, बताइए विकास। देखिए, बीजेपी के हमारे बड़े सूत्र ने इस बात का दावा किया है कि जो दरवाजे हैं वो दोनों पार्टियों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन बीजेपी वहां पर सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी थी और सबसे बड़ी पार्टी आखिरी नतीजे तक बन सकती है। और ऐसी सूरत में अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार होगी, हम उसके साथ जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने साफ कर दिया है अपना स्टैंड कि उनके लिए दोनों पार्टियों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुख्यमंत्री अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा और अगर वो मुख्यमंत्री के नाम पर मगर विकास जो तस्वीर है, अब पीडीपी 30 सीटों पर आगे है, बीजेपी 24 पर आ गई है, तो आपको लगता है कि वो जो एक उनके पास बढ़त थी वो अब नहीं रही बीजेपी के पास? अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी अभी आखिरी नतीजे आने तक उसकी टैली में और सुधार होगा और ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर में बीजेपी मौका नहीं छोड़ना चाहती अपनी पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनाने का। और अगर ये आखिरी नतीजे आने तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है या सबसे बड़ी पार्टी के नजदीक भी रहती है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी चाहेगी कि उसका मुख्यमंत्री हो। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक आंकड़ा हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी आ जाती है और अन्य के साथ आ जाती है, तब भी उनकी सरकार नहीं बनती है, यानी कि मिशन 44 तो बहुत दूर की बात है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, सवाल आप करना चाहते हैं अशोक? मेरा अनुराग जी से सवाल है कि बार बार वो मोदी का नाम चलाते हैं और बोलते हैं मोदी की वजह से वोट आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे तो उन्होंने तो सरकार चलाई, केंद्र की सरकार चलाई, लेकिन वो गुजरात की सरकार जब छोड़ के आए तो आज गुजरात में हालत बुरी है, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अपने नाम पे तो वोट मांगा, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया तो 70 दिनों में 430 किसानों ने आत्महत्या की। वही हाल हरियाणा में है। तो ऐसे में लोग भी ये देख रहे हैं कि जिसके नाम से वोट दे रहे हैं वो कितना हमको मददगार है। यदि उनके कोई यदि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मुख्यमंत्री बनता है तो क्या वो मोदी इतना ही डिलीवर कर पाएगा? जवाब दीजिए इस बात का अनुराग। जहां तक देश की बात है, मोदी जी ने आकर महंगाई दर पिछले 11 वर्षों की सबसे कम आज है। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? देश की छवि जो दुनिया भर में गिरी थी, भ्रष्ट देश के रूप में जाना जाता था, वो 6 महीनों में दुनिया भर में ये माहौल पैदा कर दिया। अनुराग, अशोक का बहुत ही सीधा सवाल था। उन्होंने कहा कि आपने राज्य में कुछ नुमाइंदे भेजे, मनोहर लाल खट्टर, अशोक वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस, और बावजूद इसके डिलीवरी नहीं हो रही है, जैसे कि अशोक यहां दावा कर रहे हैं। 1.5 महीना भी सरकार बने हुआ है और वहां की सरकार अच्छी चल रही है। आप निचले स्तर पर जाकर देखिए वहाँ के लोग क्या कहते हैं। पिछले 10 वर्षों की जो महाराष्ट्र की 15 साल की सरकार थी, आज आप सड़क पर जाकर किसी व्यक्ति से बात कीजिए, हर व्यक्ति ये बात कहता है कि बदलाव आ रहा है सिस्टम में। 1 महीने के अंदर पूरा नहीं बदल जाएगा, 5 वर्षों के लिए सरकार बनी है और निश्चित तौर पर ये युवा अनुराग भाई, कांग्रेस जब सरकार सत्ता में थी तो वहाँ कई मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा सत्ता में है तो भी वहाँ कई मुख्यमंत्री है। आपके मंत्री सदन में कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के आठ पार हूँ, मैं मुख्यमंत्री से नीचे नहीं हूँ। लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। मेरा जो सवाल एक बेसिक था, मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके नाम से जो राज करने जाएगा क्या वो उतना ही अच्छी तरह से डिलीवरी कर पाएगा? क्या ये अहम सवाल है। निश्चित तौर पर जब हम देश में अच्छी सरकार दे रहे हैं तो प्रदेश में भी देंगे। देवेंद्र फडणवीस जी एक मेयर के नाते बहुत सक्सेसफुल थे, एक विधायक के नाते बहुत सक्सेसफुल थे, पार्टी अध्यक्ष के नाते सक्सेसफुल हुए और एक बहुत सक्सेसफुल मुख्यमंत्री के रूप में सिद्ध होंगे। जिस तरह से हमने गुजरात में
मध्य प्रदेश में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकारें अच्छी दी है, महाराष्ट्र में पहली बार है और 5 साल के बाद हम फिर वहां पर अच्छी सरकार देंगे। आपके चैनल पर मैं संजय निरुपम, आप मुझे बताइए, इससे हम मोदी लहर नहीं कहें तो क्या कहें? कुछ देर पहले बात हो रही कि अगर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में मैदान में ना उतरते तो संभवतः इतनी भी सीटें नहीं होती बीजेपी की। तो ये उस शख्स का करिश्मा ही तो है संजय निरुपम। ये बात आप सही कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में ही राज्यों के चुनाव बीजेपी लड़ रही है, लेकिन 16 मई के नतीजे और हाल के जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उनके नतीजों का जरा तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करें तो हरियाणा छोड़ के कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो कि 16 मई को देश की जनता ने बीजेपी को दिया। मतलब पिछले 6-7 महीने का जो कामकाज है नरेंद्र मोदी का, वो भी इतना अप्रत्याशित तरीके से बेहतर नहीं है कि लोगों का विश्वास और बढ़ रहा हो। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास घट रहा है। संजय, आप मुझे एक बात बताइए, ये कितनी हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं संजय। बहुत क्लैरिटी नहीं। महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, शिवसेना जो कि सीनियर पार्टनर हुआ करती थी, वो उनसे आधे सीटें ले रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये मोदी वेव नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी का करिश्मा नहीं है? ये तो बहुत ही हास्यास्पद दलील है आपकी। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, आपको हास्यास्पद लग सकता हो, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी गंभीर दलील है ये। वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो दोनों राज्य में हार रहे राहुल जी, यार क्या है जिस तरह से झारखंड, एक मिनट भाई है, एक मिनट। तो अगर ट्रांसलेट करे बहुमत में, तो वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है। अगर कहीं मिली है तो सिर्फ हरियाणा में मिली है। मतलब मोदी का करिश्मा धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको ये हास्यास्पद आज लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद मेरी बात आपको सही लगेगी। चलिए और सवाल हैं आपके रशीद? जी हाँ, मेरा सवाल अनुराग ठाकुर जी से है। अनुराग जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इतना हाइप बनाया जाता है, मिशन 44, एक फाइनल फ्रंटियर, एक धर्म विशेष का कोई मुख्यमंत्री बनाना, ये सब चीज़ें करके इतना हाइप बढ़ाया जाता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की कामयाबी जो है उसमें हल्की नजर आती है, क्योंकि क्लेम इतने बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं चुनाव से पहले कि चुनाव का रिजल्ट आता है तो लगता है कि अरे भाजपा तो बहुत कुछ कर सकती थी, कम किया। हाइप आपके लिए नुकसानदेह है। 2 बातें, आप जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आप जीतने के लिए लड़ते हैं, आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, हर कोई कहता है मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, और सरकार का आंकड़ा क्या है, 44+ है। तो इसमें बात क्या नहीं, आप तरीका अलग हो सकता है कि आपने 44+ कहा, दूसरी तरह से कह दीजिए हम सरकार बनाएंगे। हर व्यक्ति कहता है, हमने भी कहा और हमने करके दिखा। संजय निरुपम मेरे साथ मौजूद है। संजय निरुपम, कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात यह नहीं कि आपको झटके पे झटका लग रहा है, चिंताजनक बात यह है कि सियासी चर्चाओं में आपका जो टाइम स्पेंड है, आप लोगों की जो मौजूदगी है, वो खत्म होती जा रही है, आपकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको एक बहुत ही एक सोच आत्ममंथन की जरूरत यहां पड़ेगी, जिसे आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी सर एक बात आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको आत्ममंथन करना है और हम कर भी रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव लाने हैं, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी विषय है और इसको मैं टेलीविजन पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है, ऊपर से आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। जितनी भी डिबेट्स हो रही है टेलीविजन पे इस समय जो हम डिबेट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के बगैर आप डिबेट कर पा रहे हैं? तो ये आप क्या हमारे बुरे दिन है, हमारी अच्छी बातें भी आपको हास्यास्पद लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की बुरी बात पर भी आप बहुत ताली पीटेंगे, आप पीट लीजिए। लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, चुनाव का वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा धीरे धीरे गिर रहा है, कम हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी गिरेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में सरकार ने महज यू टर्न किया है। अनुराग ठाकुर, हनीमून पीरियड खत्म हो गया? सरकार ने आर्थिक, अनुराग ठाकुर, क्या हनीमून पीरियड खत्म हो गया है? पिछले 6 महीने में सरकार ने रोजगार सृजन के नाम पे शून्य दिया है। संजय भाई, जितनी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की गिरी है, मुझे लगता है आपको आत्मचिंतन नहीं, वो छोड़िए अनुराग जी, मेरा सीधा सवाल था जी, क्या हनीमून पीरियड खत्म हो गया है? जैसा कि संजय निरुपम कह रहे हैं, जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं, जहां आप
एंटी इनकम्बेंसी हमने के तो स्वीकार बावजूद कर लिया, स्पष्ट आत्ममंथन बहुमत करना हमको। हासिल नहीं कर पा रहे हैं झारखंड में? देखिए, झारखंड में जब से झारखंड बना है, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूरे नतीजे आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चलिए, और दूसरा जम्मू कश्मीर में हमारा वोटिंग परसेंटेज दुगने से ज्यादा हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है मोदी लहर है। ठीक है। झारखंड में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे, मोदी लहर है, इसमें दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी को समर्थन मिल रहा है। ठीक है। और इससे कोई नकार नहीं सकता। चलिए। अगर वोट जो लोगों ने दिया है लोकतंत्र में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोहर होती है कि आपके कामकाज को कौन मान रहा है या नहीं मान रहा। तो जब जनता मान रही है तो मुझे और आपको भी मान लेना चाहिए। चलिए, अगला सवाल। अनुराग ठाकुर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सही है कि आपकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अब भी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी आंकड़े के लिए आप एक एक सीट गिन रहे हैं, और वो भी तब जबकि पूरा विपक्ष वहाँ पे बिखरा हुआ था। बाकी पार्टियां स्थानीय चेहरे के साथ लड़ रही थीं। आपकी पार्टी से आपका सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी वहाँ पर सामने थे। ऐसे में इसे कैसे लहर और बड़ी जीत का दर्जा दिया जाए? झारखंड की हम बात कर रहे हैं अनुराग। देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखें पिछली बार की हमारी परफॉर्मेंस और इस बार की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। निश्चित तौर पर हमने बात कही कि झारखंड में भी स्थायी सरकार चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर कोई सरकार अच्छा नहीं कर पाई। गठबंधन की सरकारें जब आती हैं, आपको निर्णय लेने में दिक्कत आती है। और यही बात को लेकर हम जनता के बीच में झारखंड में गए थे कि सुशासन और विकास के नाम पर वोट दीजिए। झारखंड को उसका हक मिलना चाहिए, झारखंड को विकास मिलना चाहिए, और झारखंड को ऐसी सरकार मिले जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी तो झारखंड को उसका अपना हिस्सा मिल पाएगा, झारखंड के लोगों को विकास मिल पाएगा। अनुराग, कुछ और सवाल है। हमारे साथ हिमांशु शेखर हैं जो कि सलाहकार हैं हेमंत सोरेन के, वो कुछ कहना चाहते हैं। हिमांशु? मैं अनुराग जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे अभी उन्होंने कहा भी कि वहाँ पर एक दल की सरकार हो, पूर्ण बहुमत हो तो विकास हो सकता है। देखिए, भाजपा के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विरोधाभास मैं इंगित कर रहा हूँ, किस तरह के विरोधाभास के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। मोदी जी एक तरफ कह रहे थे कि बाप बेटे की सरकार को उखाड़ फेंकिए, बाप बेटों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस राज्य का। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2009 के चुनाव के बाद बाप मतलब शिबू सोरेन को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, बेटा हेमंत सोरेन को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो जनता ये समझ रही थी कि एक तरफ आप उनको आगे कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनको उखाड़ फेंकिए। दूसरे विरोधाभास की तरफ हम आपको ध्यान देते हैं कि भाजपा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये कहती रही कि एक दल की सरकार होनी चाहिए, एक दल को बहुमत दे, लेकिन वो चुनाव ही लड़ रहे थे कई दलों के साथ मिलके। तो एक दल किसकी बात कर रहे थे? वो आजसू को बहुमत देने की बात कर रहे थे, भाजपा को बहुमत देने की बात कर रहे थे, या लोजपा को बहुमत देने की बात कर रहे थे? अगर वहां पर अगर नैतिकता की अगर बात करें तो एकमात्र पार्टी जेएमएम थी जिसने नैतिक तरीके से चुनाव लड़ा और ये कहा कि एक दल की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी था जो अपने दम पर चुनाव लड़ी और अपने दम पर बहुमत की बात कर रही थी। अभी सर देखिए क्या हो रहा है कि आप इस बात को तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सीटें दोनों राज्यों में दुगनी हो रही है। पर हो क्या रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे आके अटक रही है। एक तरीके से बीजेपी कुल मिलाकर कैंपेन मोड में दिखाई देती है। कैंपेन मोड से आगे निकलकर सुशासन वाली जो बात है उसको गवर्नेंस मोड में आना है। जब तक वो गवर्नेंस मोड में नहीं आती है उसको इस तरह की मुश्किलें बनी रहेंगी। बड़ी खबर यह है कि पीडीपी इस वक्त सरकार बनाने के करीब है। 32 सीटें पीडीपी की दिखाई दे रही हैं, यानी कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उसकी लीड बदस्तूर बनी हुई और अब 32 सीटों पर है पीडीपी। बहुत ही निर्णायक लीड ये कही जाएगी, यानी कि इस आंकड़े से तय है कि जो भी सरकार बनेगी उसमें पीडीपी जो है चेहरा बनने वाली है। स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रही कि अगर पीडीपी कांग्रेस साथ आती है तो यह सरकार बेहद आसानी से बन जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगा अनिल जी, क्या ये आपको लग रहा है सबसे माकूल माहौल है जिसमें पीडीपी और कांग्रेस साथ हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे सेफ बेट ये है, स्टेबिलिटी के लिए ये सेफ बेट है, क्योंकि कांग्रेस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन ये एक अननेचुरल अलायंस है जिसको भी ग्रो करना है, एक दूसरे को पहचानना है। जैसे अभिषेक, जैसे हमारे दोस्त विकास भदौरिया कह भी रहे थे कि भाजपा ऐसा दल चाहेगी जो उनका मुख्यमंत्री को सपोर्ट करे, तो वो तो पीडीपी के हालात में अभी नामुमकिन है। तो पीडीपी जो है वो पीडीपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और कांग्रेस उसको समर्थन कर देगी। तो अगर वहीदुर रहमान थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो केंद्र के साथ एक सहयोगात्मक रवैये की बात कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि पीडीपी और बीजेपी एक ब्लॉक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर भाजपा जो है मुफ्ती सईद को मुख्यमंत्री बनाए और तमाम जो उनकी टर्म्स कंडीशन है उसको फुलफिल। भाजपा
भाजपा क्यों नहीं बनाएगा मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री? जो लोग मुफ्ती मोहम्मद सैयद को जानते हैं, वो रशीद भाई भी जानते हैं, वो बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियन है, बड़े ठहरे हुए पॉलिटिशियन है। उनकी एनडीए सरकार के दौरान वो मुख्यमंत्री थे, उनके अव्वल दर्जे के रिश्ता था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। एट द सेम टाइम बीजेपी कांग्रेस के साथ कोलिशन थी उनकी जेएनके में। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर आज भी वो पूछें कि किसको वो, आप कहना क्या चाह रहे हैं अनिल जी, किसके साथ जाएंगे? वो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाते हैं और अगर तो भी वो केंद्र से कैसे अच्छा रिश्ता बनाए रखना है, मोदी जी से कैसे रिश्ता बनाए रखना है, उनको आता है। यानी कि वो एक फैक्टर नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए ये फैक्टर नहीं होगा कि केंद्र में चूंकि मोदी सरकार है, लिहाजा राज्य में मुझे उनके साथ गठबंधन करना पड़ेगा? नहीं, ये जो मोदी जी की पूरे कैंपेन में पिछले 8 महीने से ये कहना है कि साहब केंद्र में सरकार होगी तभी विकास होगा, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और ये आर्गुमेंट इनवैलिड है और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अन्य नेताओं के अलावा से हट के मुफ्ती मोहम्मद सईद बाकायदा पढ़े लिखे, जुझारू, समझदार, मैच्योर, एक्स होम मिनिस्टर, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो ये सब नहीं चलने देंगे। अभी सर सबसे अहम बात यह है, कांग्रेस के साथ जिन्होंने भी कोलिशन किया वो पार्टियां बढ़ी है, बीजेपी के साथ जो पार्टी ने कोलिशन किया वो पार्टियां खत्म हो गई है। तो पीडीपी को अपना वजूद भी देखना है, उनको ये भी देखना है कि क्या आने वाले समय में हमें टोटल। सवाल सीधे मैं अनुराग ठाकुर से करता हूं। अनुराग जी, बीजेपी के साथ जिन क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन किया है उनका वजूद कम हुआ है, उनका अस्तित्व घटा है और ये लगातार आरोप जो है वो संगीन होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी जमीन, राजनीतिक जमीन इसमें और सक्रिय होती जा रही है इस चक्कर में? देखिए, देखने का नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली है। हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है, हमने एज ए पोलिटिकल पार्टी ग्रो किया है, लोगों ने हमारी राजनीति पर विश्वास व्यक्त किया है और लोगों ने माना है कि विकास कर कर भी आप वापस सत्ता में आ सकते हो। ऐसा लग रहा है अनुराग, और यही कारण है कि जनता हमें बार-बार गठबंधन के खिलाफ मोदी जी की सोच ऐसा लगता है दिखाई देती है, अमित शाह की सोच दिखाई देती है जब वो एकला चलो की बात करते हैं। और अपनी जम्मू कश्मीर की अपनी एक मजबूरी है कि आपको क्षेत्रीय दलों के साथ जाना होगा और आपकी सोच उसके बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। मुझे लगता है यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप महाराष्ट्र के इलेक्शन भी देखिए, जब शिवसेना ने हमारे साथ गठबंधन तोड़ा तो मात्र 2 दिन बचे थे। हमने ये कहा कि जितने भी छोटे राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़े हैं हमें उन्हें साथ में लेकर चलना होगा। हमने अपनी सीटें उनको। अनुराग जी, मैं आपको थोड़ा फैक्ट ठीक करवाता हूं। महाराष्ट्र में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, शिवसेना ने नहीं तोड़ा। शिवसेना यही कह रही थी कि हम इतने सालों से बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, वही करिए। लेकिन 283 का फिगर लोकसभा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ी। मैं ये नहीं मानता कि आपने गलत किया, लेकिन बाय एंड लार्ज ये बात दिखाई देती है कि जैसे ही आपकी पार्टी नेशनल लेवल पर बढ़ती है, रीजनल जितने प्लेयर होते हैं उन्हें आप रगड़ देते हैं। ऐसा ही शिवसेना को आपने रगड़ दिया। जवाब लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का रिकॉर्ड देखिए। अगर वहां पर हमने कहा कि इतनी सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, गठबंधन में 2 राजनीतिक दल बैठकर जब वो चर्चा करते हैं तो एक परिवार के रूप में करते हैं। और जब उसके बाद उन्होंने कहा कि जूनियर दलों का सीट कम कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, हमें अपनी सीटें देनी है। भारतीय जनता पार्टी तो साथ में खड़ी रही और उसके बाद भी जब हम चुनाव लड़े, चुनाव में दिखा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें जिताई। इतनी सीटों पे हम कुल मिलाकर चुनाव लड़ते थे पहले। मगर क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे सियासत की पृष्ठभूमि में उस सोच को बदलना होगा, उस एकला चलो सोच को बदलना होगा? इस पे मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा अनुराग। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं।